हेलो बच्चों। हमने अब तक देखा सॉइल फॉर्मेशन और उसके बाद हमने देखा वाटर। दो रिसोर्सेस को हमने पढ़ लिया है। अब इसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दोनों हमेशा एक साथ ही पाए जाते हैं। जहाँ पर भी नेचुरल वेजिटेशन होगा अल्टीमेटली धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ डेवलप होने लगेगा, क्योंकि किसी भी जीव को अपने जिंदा रहने के लिए नेचर से ही कुछ ना कुछ चाहिए होगा। अगर हर्बीवोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है उसे पेड़ पौधे ही चाहिए, और अगर कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स है तो फिर उसे वापस से एनिमल्स और प्लांट्स दोनों चाहिए। तो इसीलिए जहाँ नेचुरल वेजिटेशन है वहाँ पे वाइल्ड लाइफ अपने आप डेवलप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि कुछ स्कूल के बच्चे एक एग्जीबिशन को विजिट करते हैं। एग्जीबिशन पता होगा, एग्जीबिशन का मतलब है किसी भी एक तरह की या अलग अलग तरह की चीज़ों को एक साथ शो ऑफ में लगाना या ले ऑफ करना, दोनों एक ही बात है। तो वही एग्जीबिशन है। तो स्कूल के जो बच्चे हैं वो एक एग्जीबिशन में जाते हैं, किसके? हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट का मतलब जो चीज़ें हाथ से बनी हुई हैं। तो एक हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन में बच्चे जाते हैं। वहाँ पर आर्टिकल इकट्ठा किए गए हैं अलग अलग कंट्रीज से। तो मोना एक बैग उठाती है और देखती है, और उसके बाद ये कहती है कि ये जो हैंड बैग है, हैंड बैग का मतलब जो आप हाथ में कैरी करते हैं, मोना ये कहती है कि ये बैग तो काफ़ी सुंदर है और ये जूट से बना हुआ है। किससे? जूट से। उसके बाद टीचर कहती हैं क्या तुम ये बास्केट, लैम्प, शेड्स और चेयर्स को देख रही हो? ये सब के सब केन्स और बम्बूस से बने हुए हैं। कैन मतलब जो टीन का आता है वो भी हो सकता है, और बम्बू आपको पता है पतला सा बांस है। तो इन दोनों चीज़ों से जो चेयर्स हैं, जो लैंप हैं, जो शेड्स हैं, वो सब इन चीज़ों की बने हुए हैं। हैंडीक्राफ्ट का मतलब ये हाथ से सबके सब बने हुए हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न की बात कर रहा है। कहाँ पे? ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न, मतलब इंडिया के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ की बात कर रहा है, जो कि ह्यूमिड रीजन्स हैं इंडिया के। वहाँ पर भारी मात्रा में बैम्बू पाए जाते हैं। तो इंडिया के ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पर बैम्बू पाए जाते हैं। ठीक है। साथ ही जस्सी ने जो देखा है वो किसका स्कार्फ है? सिल्क का। और वो जो सिल्क है वो कैसे बनता है? तो टीचर क्या एक्सप्लेन कर रही हैं? दैट आर ब्रेड ऑन मलबरी ट्रीज। यहाँ पर एक फोटो आपको दी गई है, ये सिल्क वॉर्म्स। इसी से फिर धीरे धीरे यही कीड़े सिल्क बनाते हैं और फिर उसी को आप यूटिलाइज करते हैं एज अ क्लोथ, है ना। तो इससे समझ में आता है कि जो प्लांट्स हैं वो हमें डे टू डे लाइफ में बहुत सी ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं जो हम यूटिलाइज करते हैं। इवन जब आप आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करते हैं तो वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें पेड़ से, पौधे से, यहाँ तक कि पौधों की जड़ से। आप ये नहीं कह सकते कि पेड़ की जड़ काम की नहीं है, पेड़ की जड़ भी काम की होती है। पेड़ का तना, पेड़ के पत्ते, हर एक चीज हमारे काम आता है। यहाँ तक कि जो जनजातियां हैं उनका पूरा जीवन ही पेड़ों पर ही आश्रित होता है। तो ऐसे में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जो कि पेड़ और पौधों से बने हुए हैं, उनको हम डायरेक्ट यूटिलाइज करते हैं। यहाँ तक कि जो पंखा जिससे आप अपने आप को झलते हैं या हाँकते हैं, गांवों में जो आपको हाथ का पंखा दिखता होगा वो लकड़ी का ही बना रहता है। टोकरी, अब तो खैर प्लास्टिक का प्रचलन हो गया, पहले जो टोकरी भी बनी होती थी वो लकड़ी की ही ज़्यादा थी। या आप अभी भी गांव में जाएंगे, जब पंगत में बैठ के खाना खाएंगे तो वहां पर जो आपका पत्तल है वो पत्तल भी किसका होता है? इसी का होता है, पत्ते का बना होता है। या जो आप पान खाते हैं डे टू डे लाइफ में, मतलब सब लोग नहीं खाते पर कभी कभी एज अ रिचुअल या एज अ मैरिज पार्टीज में आप देखेंगे कि आपको अलग से सौंफ और पान रखा जाता है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं वो हम डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज करते हैं। साथ में
जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है वो एक नैरो जोन में एग्जिस्ट करते हैं। किनके बीच में? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। इन तीनों को अगर आप मिला दें और इनकी आपसी जो इनका इंटरेक्शन है उससे बायोस्फीयर बनता है। जब लिथोस्फीयर की बात कर रहा है तो ये अर्थ के ऊपरी सरफेस की बात ये कर रहा है, ठीक है, ये अर्थ का ऊपर का सरफेस हो गया। और जब ये कह रहा है हाइड्रोस्फीयर तो इसी में पाए जाने वाले पानी की बात ये कर रहा है। अभी जो हमने जैसे आपको पानी दिखाया था तो इसी में मान लीजिए इस हिस्से में पानी है, तो अब ये लिथोस्फीयर हो गया। जहां पर जमीन है वहां पर आपका लिथोस्फीयर हो गया और जहां पर आपका पानी है वहां पर आपका क्या हुआ? हाइड्रोस्फीयर हुआ। इन दोनों के अलावा जो ऊपर का हिस्सा है वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका एटमॉस्फियर हो जाएगा। एटमॉस्फियर का मतलब है यहाँ से मान लीजिए इतनी दूरी तक की आप बात कर लीजिए, आप इसको किलोमीटर में आप किसी भी तरह से मेजर कर सकते हैं। सीधी भाषा में जो जमीन के ऊपर का हिस्सा आप ऐसे देख रहे हैं ऊपर को, वो आपका एटमॉस्फेयर में आप रख लीजिए। जब इन तीनों का इंटरेक्शन होता है, अब इन तीनों के इंटरेक्शन का क्या मतलब है? ये हो गया आपका एटमॉस्फियर, ठीक है, ये हो गया आपका हाइड्रोस्फियर और ये हो गया आपका लिथोस्फियर। जब इन तीनों के इंटरेक्शन की बात आती है तब आपका बनता है क्या? बायोस्फीयर। तो ये इसीलिए इसको कहा है दैट natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere। तो जो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया उसी को बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। साथ में बायोस्फीयर का मतलब है लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। बायोस्फीयर में जो भी आपके बीइंग्स हैं वो सब आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। अगेन जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर हर्बीवोर्स हैं तो वो प्लांट्स पे डिपेंड हो गए, जो कार्निवोर्स हैं वो प्लांट्स एनिमल्स दोनों पे डिपेंड हो गए, जो ओमनीवोर्स हैं वो एनिमल्स पे डिपेंड हो गए। तो सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर प्लांट्स हैं, अगर आप कहें कि प्लांट्स का एनिमल से कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। जब छोटे छोटे पक्षी जब उसी बीज को खाते हैं और अलग अलग जगह पर गिराते हैं तो उससे नए पेड़ पैदा होते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट का जो विस्तार होता है इसका यही एक रीजन है कि अगर आपका फॉरेस्ट एक एरिया में है तो वो धीरे 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 बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो सब कुछ एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होता है, इंटर रिलेटेड होता है। जरूरी नहीं कि डिपेंड ही हो, रिलेटेड भी हो सकता है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम से मतलब है इको प्लस सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो इन्वायरमेंट में बना हुआ है और आपसी इंटरडिपेंडेंस और इंटर रिलेशन पर डिपेंड करता है, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ वैल्यूएबल रिसोर्स हैं। प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? प्लांट्स अगर आप अपने घर में ही देखेंगे तो लकड़ी की या तो आप चेयर देख रहे होंगे, या स्कूल में है तो वहाँ बेंच देख रहे होंगे। अगर आप घर में ही बात करें तो अलग तरह के कुछ डिज़ाइंस आप देख सकते हैं, अलमारी देख सकते हैं। तो ये आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो प्लांट्स हमें टिम्बर देते हैं, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं। जो चिड़िया है वो कहाँ रह रही हैं? अगर शहर के बीच में भी चिड़िया अंडे देने से पहले एक घोंसला बनाती है, वो घोंसला कहाँ है? आपने तो अपने लिए पक्का मकान बना लिया, आपने तो अपने रहने की व्यवस्था कर ली, आप तो अपना सर छुपा लेंगे, लेकिन जब बरसात होगी तो आप चिड़िया अपने को कैसे छुपाएगी? तो उसके लिए वो घोंसला बनाती है। यहाँ तक कि इंसान के साथ चलिए ये खतरा नहीं है कि बगल वाला आके उसे मार देगा, क्योंकि ये चीज़ें उसके लिए कानून है, चीज़ें हैं, बहुत सी लॉ है, मशीनरी है, इन्फोर्समेंट है, सब कुछ है। लेकिन पक्षियों को, पशुओं को दिन भर ये चिंता रहती है कि कब कोई आएगा और उनको मार सकता है। भाई अगर आप खरगोश देख रहे हैं तो उसे खतरा है कि कोई भी उससे बड़ा जानवर आके उसे खा जाएगा। आप चूहा देख रहे हैं उसे बिल्ली से खतरा है, बिल्ली देख रहे हैं उसे कुत्ते से खतरा है।
तो सबको किसी न किसी से खतरा है अगर आप पूरे वाइल्ड लाइफ की बात करें। इसीलिए इंसानों ने एक सोसाइटी बनाई, एक सेटअप बनाया और उस सेटअप में वो रहते हैं, और वही हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। सोशल साइंस का बेसिक से मतलब है ह्यूमन रिलेटेड अप्रोच को पढ़ना डिटेल में, ठीक है। तो जो एनिमल्स है उनको शेल्टर देते हैं, साथ ही इन पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। बात सही है, अगर पेड़ ना हो तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। मतलब नेचर ने कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई है कि हमारा छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड ले लेना और हमको ऑक्सीजन दे देना, और हम ऑक्सीजन लेते हैं, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। तो ये एक तरह का इंटरडिपेंडेंस दिख रहा है पेड़ों और इंसानों के बीच में। मतलब हम हैं तो पेड़ है, ऐसा नहीं है। पेड़ है तो हम हैं, हमारे होने से ऐसा नहीं है कि हम नहीं है तो पेड़ नहीं होगा। हमारे बिना भी बहुत से जंगल हैं, अमेजन फॉरेस्ट वगैरह हैं जो फल फूल रहे हैं, हम आगे पढ़ेंगे। हमारे बिना पेड़ हो सकते हैं, लेकिन पेड़ों के बिना हम नहीं हो सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको अच्छे से समझिए कि हमारे बिना पेड़ हो सकते हैं पर पेड़ों के बिना हम नहीं हो सकते, हमारा अस्तित्व तो पेड़ों के बिना नहीं है। इसीलिए हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं, पौधा दिवस मना लेते हैं, पेड़ दिवस मना लेते हैं। सारे दिवस मनाने का कुल मतलब इतना ही है कि पेड़ लगाइए और नेचर को कंट्रीब्यूट करिए, उसको डिस्ट्रक्शन में मत लेके जाइए। साथ ही सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं। हमने ऊपर जितना भी कुछ पढ़ा उसमें यही डिटेल में दिया था कि जो सॉइल है उसकी सेफ्टी के लिए पेड़ ही काम आते हैं, क्योंकि पेड़ जितना बड़ा है वो जड़ों को उतना ज़्यादा बांध के रखता है, और जड़ जितनी बड़ी है उन पेड़ों की वो नीचे मिट्टी से बंधी हैं, वो आपस में ऐसे बांध के रखती हैं। तो जो जब रनिंग वाटर होता है उसके साथ वो बह नहीं जाती, जो मिट्टी है वो बह नहीं जाती। यहाँ हम बात कर रहे हैं वल्चर्स की, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, और ये मर रहे हैं लगातार किसकी वजह से, किडनी फेलियर की वजह से। और किडनी फेलियर इनका क्यों हो रहा है, क्योंकि इनको ट्रीट करने के लिए एक जो लाइफ स्टॉक है उसको ट्रीट करने के लिए एक तरह का पेन किलर यूज करते हैं, डाइक्लोफेनेक, ठीक है। ये लगभग एस्पिरिन या आइब्रूफिन की तरह का होता है, डिक्लोफेनेक नाम है इसका। और इसकी वजह से जब ये इनके पेट में जाता है तो ये अपने आप मर जाते हैं किडनी के फेलियर होने से। अब कोशिश की जा रही है कि इनको बैन किया जाए ताकि ये लगातार उसमें यूटिलाइज ना हो और हम वल्चर्स को सेव कर पाएं। तो देख लीजिए एक का इम्पैक्ट किसी दूसरे पर कितनी तेजी से पड़ता है, कि अगर हम नेचर में किसी भी चीज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और वो घूम के कहाँ जाएगा, उस वल्चर के पेट तक पहुंचेगा, जो कि किडनी फेलियर का रीजन बन जाएगा। साथ में हमारी क्रॉप्स के लिए या शेल्टर बेल्ट के लिए हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। हमें फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल मिलता है, लैटेक्स मिलता है, टर्पेंटाइन मिलता है, मेडिसिनल प्लांट्स मिलता है। ये सब की सारी चीज़ें हमको प्लांट्स से मिलती हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डे टू डे लाइफ में हमें प्लांट्स से बहुत से प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड हैं एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि आप इंसेक्ट्स को भूल जाएंगे, केवल बड़ों को याद रखेंगे। एनिमल्स तो ही हैं, बर्ड्स भी हैं, साथ में इंसेक्ट्स भी हैं। छोटी छोटी चींटी भी हो सकती है, वो आपका ग्रॉस हॉपर भी हो सकता है जिसे आप टिड्डा कहते हैं। तो ये सब के सब वाइल्ड लाइफ को, या फिर आपका एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स भी हो सकता है। भाई मान लीजिए जंगल के बीचों बीच आपका कोई बड़ा सा तालाब है या नहर है या झील है, तो उसमें जो आपके जो जीव आएंगे वो सब भी उसी में काउंट किए जाएंगे। साथ ही इनसे हमको क्या मिलता है, दूध मिलता है, मीट मिलता है, ऊन मिलता है। तो मतलब इन सारी चीज़ों से लगातार हमारी जो लाइफ है हम उसे इनरिच करते रहते हैं। हम प्लांट्स से भी ले रहे हैं, हम एनिमल्स से भी ले लेते हैं। मतलब हम इंसान ऐसे स्वार्थी हैं कि हमें जिससे जो मिले हम सब ले लेते हैं। और यहाँ तक कि हम सिर्फ एनिमल्स से लेते ही नहीं है, एनिमल्स को खा भी जाते हैं, है ना, अजीब बात।
तो ऐसे भी लोग हैं। तो एनिमल्स को एटलीस्ट मत खाइए, उसका कोई मतलब नहीं है। आपके पास खाने के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ फूड है, वो खा जाइए। बहुत मन करे तो मिट्टी खा लीजिए, नहीं मतलब खाइएगा मत, ऐसे ही कह रहा हूँ, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। वो मतलब हमें पचेगी नहीं मिट्टी, मजाक की बात है, लेकिन मतलब फिर भी एनिमल्स को मत खाइए, बस यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बीज, हम उनकी भी शहद ले लेते हैं कि लाओ भाई क्या करोगे, इतना बड़ा छत्ता बनाया है, लाओ अब शहद दे दो हमको, तो हम लोग उससे भी शहद ले लेते हैं। हम इंसेक्ट्स को भी नहीं छोड़ते, मतलब प्रकृति ने अपनी व्यवस्था बनाई है और हम जिससे जो ले सकते हैं हम ले लेते हैं। पेड़ों से ले लेते हैं, इंसेक्ट्स से तो लेते ही लेते हैं, एनिमल से ले लेते हैं, गाय भैंस बकरी भेड़ ऊँट, जो मिले सबका दूध निकाल लेते हैं हम। तो ये कलाकारी हमारे पास है। तो कहने का मतलब है कि और इसी से पूरा एक इकोसिस्टम चल रहा है, इसीलिए इंटरडिपेंडेंस है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ इनकम का एग्रीकल्चर के बाद जो ज़्यादा बड़ा सोर्स है वो क्या है, वो यही है, एनिमल है। साथ ही ये डीकम्पोजर्स की भूमिका भी निभाते हैं। एक तरफ मैंने पहले भी कहा था कि पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, मतलब अलग अलग जगह तक चिड़ियों की चोंच के माध्यम से जो फूल हैं या जो बीज हैं वो अलग अलग जगह जाते हैं, जिससे पेड़ों का विकास होता है, धीरे धीरे एक जंगल विकसित हो जाता है। इसके अलावा डीकम्पोजर की भूमिका भी निभाते हैं ये लोग। अगर ये नहीं होंगे तो कैसे जीवन होगा। Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment. सोचिए अगर कोई चीज जंगल में कोई जानवर मर गया है और धीरे धीरे वो अगर सड़ेगा, उससे बदबू फैलेगी, आसपास का एनवायरनमेंट पल्यूट होगा, लेकिन प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि ऐसा नहीं होने देते। वल्चर आएगा, वो अपना एज उसके लिए वो खाना है, तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग खाने बना दिया। जैसे मछलियाँ गंदगी भी खाती हैं पानी में, उससे पानी ही क्लीन हो रहा है, कछुए भी खाते हैं। तो हमारे लिए जो चीज़ है, सुअर एक अलग तरह की चीज़ें खाता है, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो गंदगी हो वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाए, जब तक कि आप एक लेवल से ज़्यादा गंदगी ना फैला दें। तो जो भी एनिमल है, छोटा हो या बड़ा हो, वो सबके सब इकोसिस्टम को बैलेंस करने के काम आ रहे हैं। मतलब बड़ा हो या छोटा हो, वो सब के सब इकोसिस्टम को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की बात की गई है। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, ये देखिए ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट, यहाँ पर घास है नीचे की तरफ, इसे हम ग्रासलैंड कहते हैं, और उसके जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पर बड़े पेड़ हैं, तो उसे हम ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट की कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है, तो जो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन है वो डिपेंड करता है किसमें, बेसिकली टेम्परेचर एंड मॉइस्चर में। अगेन अगर ऐसी जगह है जहाँ पर आपको सनराइज मतलब सन रेज ही नहीं मिल रही हैं, आपको टेम्परेचर ही नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर पेड़ पनप ही नहीं पाएगा। आप ग्लेशियर में नहीं हरा पेड़ इमेजिन कर सकते, या आप रेगिस्तान में हरा पेड़ नहीं इमेजिन कर सकते। तो वहाँ के जो हैं फिर वो कटीली झाड़ियाँ पाई जाएंगी जिनको कम पानी की ज़रूरत होगी। तो ऐसी सिचुएशन में टेम्परेचर और मॉइस्चर ज़रूरी होता है। तो जो मेजर वेजिटेशन है जिनको हम वर्ल्ड में क्लासिफाई करते हैं, उनमें से हैं ग्रास लैंड्स। ठीक है, ग्रास लैंड का मतलब क्या है, घास के मैदान काफ़ी दूरी तक पाए जाते हैं, उनको हम ग्रास लैंड कहते हैं। इसके अलावा स्क्रब्स एंड टुंड्रा, साथ में फॉरेस्ट, जहाँ पर भी पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वो आपका फॉरेस्ट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पर बड़े बारिश अच्छी मात्रा में होती होगी वहाँ पर बड़े पेड़ पाए जाएंगे। भाई जहाँ अच्छी बारिश होगी वहीं तो बड़े पेड़ होंगे, वरना बड़े पेड़ विकसित कैसे होंगे अगर पानी ही नहीं मिलेगा। तो मिट्टी को पानी तो चाहिए ही, तभी तो पेड़ आपका बड़ा होगा। साथ ही स्क्रब्स कहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि ड्राई एरियाज होते हैं और जहाँ पर पानी कम होता है।
फॉरेस्ट वहां पर बड़े पाए जाएंगे जहां पर पेड़ लंबे घने होंगे, जहां पर पानी की उचित मात्रा उपलब्ध होगी। और स्क्रब्स कहाँ पाए जाएंगे, जो ड्राई एरियाज होगा, जहां पर पानी की मात्रा कम पाई जाती है या लो रेनफॉल है। ऐसी जगहों पर जो पेड़ हैं, मतलब जो पौधे हैं, उनके जो रूट्स हैं वो डीप होते हैं, मतलब उसका जो जड़ है वो काफी नीचे तक जाती है। साथ ही जो उनकी लीव्स है वो थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस होती है, जिससे कि उसके मॉइस्चर के लॉस को कम किया जा सके। जो लॉस ऑफ मॉइस्चर है उसे रोकने की कोशिश की जाती है। तो लॉस ऑफ मॉइस्चर के लिए ऐसा किया जाता है, मतलब अल्टीमेटली प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था दी है कि जो पौधे हैं, मतलब अब देखिए प्रकृति ने हर जगह पौधे भी अलग अलग रखे हैं, मतलब अल्टीमेटली जहां पर जैसी कंडीशंस है वहां पर उसी तरह के पौधे विकसित होते हैं। जहां ज्यादा बारिश हो रही है वहां पर बड़े पेड़ विकसित हो जाएंगे, और जहां पर ऐसी कंडीशंस है कि एरिया ड्राई है, रेनफॉल कम है, वहां पर स्क्रब्स जैसी चीजें पाई जाती हैं। इनकी जो लीव्स हैं वो थॉर्नी और वैक्सी होती हैं, जिससे कि वो लॉस ऑफ मॉइस्चर को कंट्रोल कर सकें थ्रू ट्रांसपिरेशन। ठीक है। साथ ही जो टुंड्रा वेजिटेशन है, टुंड्रा कहाँ पाया जाएगा, हमेशा ध्यान रखिए जब भी टुंड्रा की बात आएगी तो कोल्ड पोलर रीजन्स, कहाँ पे, पृथ्वी के जो ऊपरी हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा, ये जो पृथ्वी है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो जब भी टुंड्रा की बात होगी तो उस वेजिटेशन को कहा जाएगा कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लिचेंस। तो टुंड्रा रीजन में जहां पर कोल्ड पोलर रीजन है वहां पर क्या होगा, मॉसेस एंड लिचेंस पाया जाएगा। ठीक है। साथ में पिछले कुछ समय में लगातार जंगलों को काटा गया है। क्यों काटा गया, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। पॉपुलेशन जैसे जैसे आगे को बढ़ेगी वो जंगलों को पीछे की तरफ धकेलेगी और जंगलों को कम करती चली जाएगी। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या ऐसे क्षेत्र में बढ़ेगी तो जंगलों की मात्रा कम होती जाएगी। तो ऐसे में हमारे लिए अर्जेंट नीड है कि हम ऐसे वैल्यूएबल रिसोर्स को कंजर्व करने का काम करें। ठीक है। तो जनसंख्या बढ़ना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अगर आप किसी भी तरीके से बात कर रहे हैं तो वो उचित नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कह रहा है फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, मतलब हमारे लिए जो हमारे जंगल हैं वो पैसे का काम करते हैं। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। साथ में ही प्लांट्स है एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, जिससे कि वो आपस में एक तरह का इकोसिस्टम मेंटेन कर पाते हैं। मतलब फॉरेस्ट और एनिमल्स मिलके आपस में जो इकोसिस्टम डेवलप कर पाते हैं उसका रीजन यही है। साथ में जो भी हमारा क्लाइमेट चेंज है वो क्यों होता है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काट रहे हैं, और जब जंगल कम होंगे तो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। साथ ही धीरे धीरे बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वल्नरेबल हो रही हैं या इंडेंजर्ड हो गई हैं, और कुछ तो लुप्त होने की स्थिति में है। मतलब कुछ खतरे में हैं, कुछ खत्म हो रही हैं और कुछ खत्म हो चुकी हैं। कुछ ऐसे हैं जिन पे अभी खतरा मंडरा रहा है, और कुछ ऐसे हैं जो लगभग बहुत कम मात्रा में बचे हैं, उन्हें प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है। जैसे टाइगर्स को लेकर के काफ़ी लंबे समय से अभियान चल रहा है। जैसे आप सुनते आए होंगे कि गौरैया, शहरों में टावर लगने की वजह से गौरैया धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तो जो ये बातें आपको सुनने को मिलती हैं इसका यही एक रीज़न है कि उनको प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है। ये सब तेजी से खत्म हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है, डिफॉरेस्टेशन, लगातार जंगलों को काटना, सॉइल इरोजन, अगर मिट्टी ही सही नहीं होगी तो उसमें जंगल कैसे विकसित होंगे। मिट्टी में जब कटान होगी तो या किसी भी तरह की समस्या होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफॉरेस्टेशन के बिना ही जंगल नहीं होंगे।
कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, लगातार जंगलों को काटना और अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ना या अर्बन एरियाज को बढ़ाने की पूरी कोशिश करना। फॉरेस्ट फायर्स, कई बार गर्मी में आपस में सूखे पेड़ों की रगड़ से जंगल में आग लग जाती है। कुछ जंगल ऐसे हैं जहां हर साल आग लगती है, इस आग लगने की वजह से ही इशू होता है और कई कई एकड़ तक की जो जमीन है वो जल जाती है और वहां पर होने वाली वनस्पति को भारी नुकसान होता है। सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स, जो कि नेचुरल और ह्यूमन दोनों तरह के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे कैसे, सुनामी तो नेचुरल है, लेकिन जब हम किसी तरह की एक्टिविटी करते हैं किसी फील्ड में और उसकी वजह से अर्थक्वेक की सिचुएशन बनती है और अर्थक्वेक जब आसपास होता है समुद्र के, तो ऑब्वियस सी बात है कि सुनामी जैसी सिचुएशन फिर पैदा होती है। लैंडस्लाइड्स का मतलब क्या है? लैंडस्लाइड का मतलब हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भारी मात्रा में एक तरफ को जमीन खिसक जाती है, ये भी तभी होता है जब आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं ड्यू टू योर ओन बेनिफिट्स एंड योर ओन कंसर्न्स, जब आप ऐसा करते हैं। साथ में जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो है शार्प डिक्लाइन ऑफ सम स्पेसिफिक स्पीसीज। मान लीजिए कोई स्पेसिफिक स्पीसीज है वो तेजी से घट रही है ड्यू टू एनी नेचुरल और मैन मेड रीजंस, तो उसको रोकने के लिए फिर क्या किया जा सकता है? या फिर बहुत से जानवरों को मार दिया जाता है सिर्फ इसलिए उनका इलीगल ट्रेड होता है क्योंकि उनकी स्किन बहुत कीमती होती है। हमारे यहाँ इतने स्वार्थी लोग हैं कि कुछ नालायक लोगों को स्किन से बनी चीजें पहननी होती हैं। अगर वो ह्यूमन स्किन अगर वो जो स्नेक की स्किन है वो बहुत स्लिपरी होती है, उसका अगर पर्स बना दें, उसका अगर हम जूता बना दें, या लेदर, लेदर क्या होता है? चमड़ा। चमड़ा कहाँ से आता है? आपने किसी जानवर को मारा, उस जानवर के ऊपर के चमड़े को निकाला और उस चमड़े का आपने कुछ सामान बना दिया, तो उस चमड़े के सामान का आप क्या कर लेंगे? लेकिन लोगों के अतरंगी शौक हैं, उन्हें पहनना है, उन्हें यूटिलाइज करना है, उसी का पर्स लेना है, उसी का जूता लेना है, उसी का बेल्ट लेना है, तो उसकी वजह से जानवरों को बहुत भारी मात्रा में मारा जाता है और जब उनको मारा जाता है उनकी स्किन छील के निकाल ली जाती है, फिर उससे वो चीज़ें बनती हैं। तो इस वजह से भी लगातार, अब जिस भी, मान लीजिए अगर सांप की स्किन से कोई चीज़ बन रही है तो लोग सांप के पीछे पड़ जाएंगे कि सांप को मारो, मारेंगे तब फिर उसे मार्केट में बेचेंगे और जब बेचेंगे तभी फिर वहाँ से पैसा आएगा, तो लोग पैसे के लिए उनको मार देते हैं। इसका एक ही विकल्प है कि ऐसे प्रोडक्ट यूटिलाइज ना किए जाएं तो लोग उनको मारना छोड़ देंगे। अगर उनकी वैल्यू नहीं होगी, मार्केट प्राइस नहीं मिलेगा, तो लोग अल्टीमेटली उसे यूटिलाइज ही नहीं करेंगे। अगेन, नाखून, कुछ जानवरों के नाखून कीमती हैं। दांत, जैसे लोग हाथी के दांत उखाड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, कई बार पूरे हाथी को ही ब्लास्ट करके मार देते हैं, और सिर्फ किस लिए कि कुछ सजावटी सामान बनाएंगे हाथी के दांत का और उसे अपने घर में सजाएंगे। हॉर्न्स, जैसे आपने देखा होगा गैंडे के आगे एक ऐसे करके सींग निकला रहता है ना, तो उस सींग की भी कीमत है, तो लोग उस सींग को तोड़ने के पीछे लगे रहते हैं कि कैसे हम उसको निकाल लें। साथ ही साथ आपने अक्सर देखा होगा पंख, कभी कभी लोग कहते हैं कि मोर पंख बहुत क्या है, पवित्र है, कुछ लोग मानेंगे बहुत अच्छा है, उससे गुड लक चार्म आता है, या जो भी कुछ वो मानते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोग उसके भी पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे ही कुछ एनिमल्स हैं, टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरोज, इन सब को मारने के पीछे लोग पड़े रहते हैं। लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक, तो धीरे धीरे इनको प्रिजर्व करने की बात चल रही है कि जब लोग इनको पीछे पड़ेंगे, इलीगल ट्रेड के लिए इनको मारेंगे, तो इनको प्रिजर्व करने की बात चल रही है। साथ ही नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनको बनाया गया है कि हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है, मतलब कई सैकड़ों किलोमीटर तक एक जंगल बना दिया गया और वहाँ पर
पशुओं पक्षियों को रखा गया ताकि उन्हें हम किसी तरह के इलीगल ट्रेड से बचा सकें और वो नेचुरल ढंग से उस एरिया में ग्रो कर सकें। कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर ह्यूमन के इंटरेक्शन की मनाही है और कुछ जगहों पर ह्यूमन की जाने की आज़ादी है, लेकिन आप उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकते, केवल देख सकते हैं एज अ टूरिज्म। तो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि हमारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, lakes and wetlands is necessary to save the precious resource from depletion। ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो नेचुरल हैं लेकिन बार बार वहाँ पे ह्यूमन के इंटरेक्शन से प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि उनको प्रिजर्व करने की, उन्हें प्रिजर्व किया जाए। हमारा जो नेचर है उसमें बैलेंस तभी बनेगा जब रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज डिस्टर्ब ना हो। मतलब अभी हमने समझाया था कि जो वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है और ह्यूमन है, इन सब में आपस में एक इंटर रिलेशन है, इंटरडिपेंडेंस है, ये एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ ही ये ग्रो करते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप एक भी स्पीसीज इम्पैक्ट होगी तो अल्टीमेटली जो भी उससे इंटरकनेक्टेड या इंटर रिलेटेड हैं उन पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो इसीलिए कहा गया है क्या कि उनको प्रिजर्व करने की कोशिश करें और ये प्रयास करें कि कोई भी स्पीसीज डिस्टर्ब ना हो। साथ में डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज ने प्रभावित किया है। ये फॉरेस्ट फायर की बात कर रहा है। देखिए फॉरेस्ट फायर कितनी खतरनाक होती है। मतलब 4 दिन से कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है, बाकी की जो चीजें हैं वो हवाओं पर निर्भर कर रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि किसी जगह पे आग लग गई है, अब अगर हवा तेज चल रही है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, मान लो यहाँ से वेस्ट में 100 किलोमीटर जंगल है, अब इधर आग लगी और हवा ईस्ट को चल रही है, तो अल्टीमेटली उस हवा को बुझाना आसान है। लेकिन अगर आपकी आग लगी है और हवा वेस्ट को चल रही है तो अल्टीमेटली वो वेस्ट को ही आग बढ़ती चली जाएगी और उसको बुझाना काफ़ी मुश्किल होगा, और जब तक बुझाएंगे तब तक काफ़ी लॉस हो जाएगा। ये है 5 लाख फ्ली कैलिफोर्निया फायर। सोचिए इतने लोगों को वहां से निकलना पड़ा सिर्फ किस लिए? कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगने की वजह से। तो लास्टली लगातार जो जानवरों का शिकार किया जाता है उससे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction। कि मतलब लगातार ब्रूटली मारने की वजह से या तो वो लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने की स्थिति में हैं। जैसे पहले आपने सुना होगा गंगा में डॉल्फिन पाई जाती थी, अब धीरे धीरे गंगा में डॉल्फिन नहीं पाई जाती। गंगा डॉल्फिन अलग थी, गंगा में पहले मगरमच्छ पाए जाते थे लेकिन अब नहीं पाए जाते ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड डिफरेंट रीजंस। तो सीधी बात आपको समझना है कि जब आप इस तरह से मारेंगे तो जानवर फिर कहाँ बचेंगे, और उनके इम्पैक्ट होने से अल्टीमेटली हम भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम्स जैसे सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव को इनकरेज किया जाना, जो कि रीजनल और कम्युनिटी के लेवल पर मनाया जाए। मतलब लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वो नेचर के साथ जुड़ें और नेचर की भलाई के लिए काम करें। साथ ही कई ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने लॉ पास किया है कि किसी भी बर्ड्स या एनिमल्स को मारा नहीं जाएगा। साथ में किलिंग लॉयंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पीकॉक इज इलीगल। ये इंडिया की बात कर रहा है। यहाँ पर शेर को मारना, चीते को मारना, हिरन को मारना और एक चिड़िया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और साथ ही साथ मोर को मारना इलीगल है। अगर इनमें से किसी को भी आप नुकसान पहुंचाते हैं तो आप सीधे जेल जाएंगे। साथ में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसे हम साइट्स के नाम से जानते हैं, जिसमें इस बात की लिस्ट दी गई है कि बहुत से ऐसी सेवरल स्पीसीज हैं एनिमल्स और बर्ड्स की
जिनका व्यापार करना प्रोहिबिटेड है। आप अक्सर न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि इस पशु की तस्करी करते हुए लोग मिले, या कछुए की तस्करी कर रहे थे लोग। यह न्यूज़ क्यों आपको मिलती है? क्योंकि लॉ के हिसाब से इनका जो व्यापार करना है वो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। साथ ही प्लांट्स और एनिमल्स को सेव करना हर सिटीजन की अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कहाँ पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी घूम रहे हैं आराम से। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? एक एरिया, एक प्रोटेक्टेड एरिया की ऐसी सीरीज है जो कि लिंक होती है ग्लोबल नेटवर्क से, और वो कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट के जो रिलेशनशिप है उसको शो करने का काम करती है। साइट्स के बारे में हमने पहले भी बात किया था। साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि गवर्नमेंट्स के बीच हुआ है। ये किसी भी तरह के वाइल्ड एनिमल और प्लांट्स को की जो स्पीसीज हैं उनको बचाने का काम करता है, जिससे कि उनके सर्वाइवल पर किसी तरह का संकट ना आए। Roughly 5,000 species of animals and 28,000 species of plants are protected. Bears, dolphins, cacti, corals, orchids and aloes are some examples. तो हमने इसमें इन चैप्टर्स में क्या पढ़ा? हमने फॉर्मेशन ऑफ सॉइल भी पढ़ा, हमने वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन पढ़ा, और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? वाटर टॉपिक पढ़ा। तो इन सारे टॉपिक्स को पढ़ के हमें ये समझ में आ रहा है कि ये इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं जिसपे हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर हम इंसान हैं तो हम अपने आप वाइल्ड लाइफ पे, वेजिटेशन पे, हर चीज़ पर निर्भर करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या ज़रूरी है कि हम प्रिजर्व करें, हम अपने लालच या स्वार्थ के लिए हर चीज़ को ख़त्म ना करें, बल्कि प्रिजर्व करने का काम करें, जिससे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए एक तरह का संतुलन बना रहे। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन एंड आंसर हम अगले सेशन में दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।